हेलो गुड मॉर्निंग आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। जैसा कि आप सभी देख रहे हो, आज की हमारी क्लास होने वाली है सप्ताह 7 दिवस 1। तो जो भी बच्चे इस वक्त मुझे देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका खोल करके सामने रख लें, पेन पेंसिल अपने साथ रखें और चलिए शुरू कीजिए मेरे साथ आज का अभ्यास। देखते हैं इसमें क्या है। सप्ताह 7 दिवस 1। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका जो भाषा भारती पुस्तक है उसका पाठ 2 शुरू हो चुका है। आप देख रहे हो यहाँ पर पाठ 2, जिसका नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो सबसे पहले बेटा, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो भाषा भारती है उसमें जो ये टॉपिक दिया गया है, एक चित्र कथा है, उसमें काफ़ी सारे चित्र दिए गए हैं। तो उस चित्र को देखते हुए आप पूरा का पूरा पाठ पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, उसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनको भी पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है वो सब आपको पढ़ना है। इतना समझ में आ गया बेटा? चलिए अब चर्चा करते हैं बेटा चित्र के ऊपर। ये नीम का पेड़ है बेटा। नीम से हमें क्या क्या लाभ होता है? तो नीम से हमें क्या क्या लाभ होता है बेटा? नीम का एक फल होता है जिसे निमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? निमोरी। ये प्रश्न भी आगे आएगा। तो नीम का एक फल होता है निमोरी। इस निमोरी से क्या है बेटा? साबुन बनते हैं। इससे नीम का तेल निकाला जाता है और उससे साबुन भी बनते हैं। ठीक है। नीम से हम दातुन भी करते हैं बेटा, दांतों में कीड़े नहीं लगते हैं। नीम की पत्तियों को हम अनाज में डाल देते हैं। अनाज में जब घर में अनाज भरते हैं तो अनाज में हम नीम की पत्तियां डाल देते हैं, तो जिससे क्या कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ और भी कई लाभ हैं नीम से। ठीक है। नीम की जो छाल होती है, नीम की छाल से फोड़े फुंसियाँ ठीक होते हैं। क्या होता है? नीम की छाल से फोड़े फुंसियाँ ठीक होते हैं। अगला प्रश्न बेटा, फोड़े फुंसियों को ठीक करने के लिए नीम के किस भाग से साबुन बनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया नीम की आप निमोरी होती है, निमोरी, उससे आप तेल निकाल लीजिए, है ना, और उससे हम साबुन बना सकते हैं। ठीक। और नीम की छाल को घिसकर लगाने से भी फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। अगला है किन्हीं 5 औषधीय वृक्षों के नाम लिखिए। बेटा वृक्ष माने होता है पेड़। ठीक है, वृक्ष को ही हम पेड़ कहते हैं। तो ऐसे पेड़ों के नाम आपको बताने हैं जिनसे औषधि मिलती है। बेटा तुलसी का एक पौधा होता है, तुलसी का पौधा कई सारे काम आते हैं इससे, है ना। ये औषधीय पौधा है। औषधि मतलब जो इलाज करता है, जो दवाइयों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। एक हो गया आपका नीम का पौधा। एक बेटा जामुन। जामुन भी बेटा औषधीय पौधा है। जामुन की पत्तियां या जामुन की जो शाखाएं होती हैं उनसे भी पानी साफ किया जाता है। ठीक है ना। तो ये कुछ पौधे ऐसे हैं जो औषधीय पौधे हैं। निमोरी किसे कहते हैं? नीम के फल को हम निमोरी कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने पठन बोध की तरफ। ये पठन बोध आपको पढ़ना है, तो चलिए ये आप पढ़ लोगे बेटा। उम्मीद करता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा आपको पढ़ना है ये पठन बोध। ठीक है प्यारे बच्चों। 7 मई सन 1861 को बंगाल के कलकत्ता नगर में जन्म लेने वाले रविंद्र के पिता का नाम ठाकुर देवेंद्रनाथ था। ये सब पूरा का पूरा आपको पढ़ लेना है। ठीक। उसके बाद आ रहा है बेटा लिखित भाषा विकास। इसमें देखिए क्या लिखा है, पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश, मतलब ये पठन बोध है आपका। 7 मई सन 1861 को यहाँ से 7 मई से लेकर के प्रकाशित हुई तक के अंश को लिखना है। बेटा देख करके लिखना है आपको, जिसको हम कहते हैं अनुलेख। देखो 7 मई ये लिखा है, ये यहाँ से लेकर के प्रकाशित हुई तक आप लिखोगे। कहाँ लिखा है? प्रकाशित हुई तक। ये लिखा है, ये प्रकाशित हुई, यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है। 7 मई सन 1861 को बंगाल के कोलकाता नगर में जन्म लेने वाली, ये पूरा का पूरा यहाँ से लिखना है। पूरा का पूरा कहाँ तक लिखना है? प्रकाशित हुई तक। ठीक है बेटा, इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बचपन में रविंद्रनाथ को किस नाम से पुकारा जाता था? बचपन में रविंद्रनाथ को किस नाम से पुकारा जाता था? बेटा इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे। ये अगर ढंग से पढ़ोगे तो इसमें ये भी लिखा होगा कि देखो, जन्म लेने वाले रविंद्र का पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर था। सभी उनको रवि कहकर बुलाते थे। क्या बुलाते थे उनको? रवि। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा, बचपन में रविंद्रनाथ को रवि नाम से पुकारा जाता था। ठीक है बेटा, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। दिए गए शब्दों में पन जोड़कर नए शब्द बनाइए। देखो एक शब्द लिखा है बच, बच, इसमें क्या जोड़ना है आपको? पन जोड़ना है, तो पन लिख दीजिए इसमें पन, तो शब्द बन गया बचपन। तो सभी शब्दों में आपको पन जोड़ना है। जैसे लड़क, लड़क में पन जोड़ दो तो लड़कपन बन गया। बाल में पन जोड़ दो तो बालपन बन गया। पच, पच में पन जोड़ दो पचपन बन गया। अपना, अपना में पन जोड़ दो तो अपनापन बन गया। ठीक है बेटा, तो सभी शब्दों के पीछे हम क्या जोड़ रहे हैं? पीछे जोड़ रहे हैं। याद रखना बेटा इस शब्द को, शब्द के पीछे हम एक शब्द जोड़ रहे हैं। जब शब्द के पीछे हम जोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रत्यय। क्या नाम देते हैं बेटा? प्रत्यय। याद रखना प्रत्यय। इससे पहले शब्द के पहले कुछ जोड़ेंगे आप तो उसको हम कहते हैं उपसर्ग। इससे पहले वाले शब्द में उपसर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब ये दोनों चीज़ें याद रखो बेटा, अगर शब्द से पहले कुछ जोड़े तो उपसर्ग होता है और शब्द के बाद जोड़ते हैं तो वो प्रत्यय होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख रुचियां क्या क्या थीं, लिखिए। तो इसका जवाब भी बेटा आपको पठन बोध से मिल जाएगा। रविंद्रनाथ की रुचि, तो रुचि शब्द कहाँ लिखा है वहीं इसके आंसर मिलेंगे। देखो ये लिखा है, रुचि थी संगीत, चित्रकला, नाटक आदि में उनकी रुचि थी। ये बेटा जो आपका दिवस 1 है उसी में ये लिखा हुआ है पठन बोध। तो वहाँ से सीधा का सीधा यहाँ पर हम लिख देंगे रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख रुचियाँ संगीत, अल्पविराम लगाएंगे, चित्रकला, अल्पविराम लगाएंगे, नाटक आदि थी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इतना समझ में आ गया है तो बेटा वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। ये वाक्य आपको पढ़ना है बेटा। वाक्य नंबर 1, रविंद्र को सभी कोकिल कंठी कहते थे, और वैसा का वैसा उतार देना है। 2 नंबर का देखते हैं, वे धार्मिक एवं प्रकृति प्रेमी थे। तो सीधा सीधा लिख दीजिए आप, वे धार्मिक एवं प्रकृति प्रेमी थे। बेटा इसको लिखने में कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। अगला है प्यारे बच्चों, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। वाक्यों में प्रयोग चलिए देखते हैं। जैसे जन्म, जन्म का वाक्य में प्रयोग करना है तो हम यहीं से करेंगे बेटा। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में हुआ, ये जन्म शब्द आ गया। अब रुचि, रुचि शब्द का प्रयोग करना है तो आपकी रुचि क्या है बेटा? मेरी खेल में बहुत रुचि है। कविता शब्द का प्रयोग कीजिए, मुझे कविता पढ़ना पसंद है। शिक्षा का प्रयोग कीजिए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आप प्रयोग कर सकते हो। अगर अपने मन से नहीं बना पा रहे तो बेटा देखो यहाँ से ये क्या लिखा है बेटा? कविता। तो कविता वाला कोई वाक्य आप इसमें से देख करके लिख दीजिए, इस पठन बोध में से। कविता कहाँ लिखी है बताओ? ये लिखा है बेटा 7, बस पूरा वाक्य लिखे हैं, 7 वर्ष की उम्र में इन्होंने पहली कविता लिखी। ये हो गया कविता शब्द का प्रयोग। रुचि का प्रयोग करना है तो इस संगीत से लेकर के रुचि थी इतना लिख दो। देखो बस शब्द आना चाहिए। देखो रुचि शब्द आ गया, ठीक है। शिक्षा वाला शब्द देखो, शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त की, तो ये वाक्य कहाँ शुरू हो रहा है? उन्होंने से। उन्होंने उच्च शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त की। तो इन वाक्यों को भी आप लिख दोगे तो भी आपका ये अभ्यास पूरा हो जाएगा। बस ये जो शब्द इन्होंने पूछे हैं वो वाक्य में आने चाहिए। देखो शिक्षा आ गया, रुचि, कविता, और इस तरीके से ये मन से बनाकर भी आप लिख सकते हो।
ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला बेटा धारा प्रवाह पठन, ये आपको पढ़ना है समझते हुए, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे। जीजाबाई ने शिवनेरी दुर्ग की अधिष्ठात्री शिवाई देवी से प्रार्थना की। बेटा दुर्ग मन होता है किला, जिसके अंदर राजा महाराजा रहते थे, बहुत बड़ा किला होते थे। पहाड़ों के ऊपर अक्सर किले बनाए जाते थे जिसमें सैनिक भी रहते थे, हथियार भी रहते थे, है ना। अधिष्ठात्री शिवाई देवी से प्रार्थना की। जीजाबाई ने उनकी जो कुल माता थी, उसके परिवार की जो माता थी, उनसे प्रार्थना की कि मुझे वीर पुत्र की प्राप्ति हो। कैसा पुत्र प्राप्त हो? वीर पुत्र। देवी की कृपा से उन्हें ऐसा ही पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, शिवाई देवी की प्रति श्रद्धा के कारण। तो ये लाइन देखिए आप जरा, शिवाई देवी के प्रति श्रद्धा के कारण पुत्र का नाम शिवा रखा। ठीक है बेटा, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम शिवा रखा। क्यों रखा? क्योंकि शिवाई देवी की प्रति श्रद्धा के कारण। याद रहेगा बेटा। चलिए अब प्रश्न है बेटा, जीजाबाई ने शिवाई देवी से क्या प्रार्थना की? तो प्रार्थना की कि मुझे एक वीर पुत्र की प्राप्ति हो, ये ऊपर वाली लाइन। अगला प्रश्न है लिखित में, जीजाबाई ने अपने पुत्र का नाम शिवा क्यों रखा? तो आप जानते हो बेटा, शिवाई देवी की प्रति श्रद्धा के कारण आप लिख सकते हो जीजाबाई ने अपने पुत्र का नाम शिवा रखा। इतना भी लिख दोगे तो भी पूरा माना जाएगा। इसके आगे भी लिखना चाहो तो शिवाई देवी के प्रति श्रद्धा के कारण। अब ये जोड़ दो प्रश्न से, जीजाबाई ने अपने पुत्र का नाम शिवा रखा। ऐसे भी लिख सकते हैं जीजाबाई ने, और इतना भी लिख दोगे तो भी सही माना जाएगा। जीजाबाई ने, प्रश्न से पूरे जोड़ना है, अपने पुत्र का नाम शिवा रखा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शॉर्ट में भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी महापुरुष के बारे में 3 से 4 वाक्य लिखिए। किसी भी महापुरुष के बारे में, तो बेटा इसमें हम लिखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। किसके बारे में बेटा? महात्मा गांधी, जिनको आप बापू कहते हो। ठीक है, महात्मा गांधी एक महापुरुष थे, उनके बारे में बात लिखते हैं हम। महात्मा गांधी हमारे देश के महान नेता थे, बहुत बड़े नेता थे बेटा हमारे देश के। इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था बेटा? 2 अक्टूबर को। और इनके जन्मदिन को अब हम क्या करते हैं बेटा? स्वच्छता दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को बेटा साफ सफाई की जाती है स्कूलों की, पूरे देश भर में स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, इनका जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ था। जैसे बेटा हमारा मध्य प्रदेश है, इसी तरीके से भारत में लगभग 28 प्रदेश हैं। ठीक है, तो उनमें से ही एक प्रदेश है गुजरात, जो भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो गुजरात के पोरबंदर नामक जगह है गुजरात में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। हम सब इन्हें बापू कहकर बुलाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बातें आप महात्मा गांधी के बारे में, किसी भी महापुरुष के बारे में लिखना था तो हमने महात्मा गांधी जी के बारे में लिख दिया है। अगला है बेटा आपका स्वतंत्र पठन। इसमें आपको क्या करना है, इस कहानी है छोटी सी, बहुत अच्छी कहानी है, इसको आप अपने स्कूल में सुनाना। तो चलिए मैं आपको बता दूं इस कहानी के बारे में। एक बार कोई गीदड़ नील के बर्तन में गिर गया, जिससे वह नीले रंग का हो गया। उसने पानी में अपनी परछाई देखी तो अपने नीले रंग को देखकर मन में सोचने लगा, अब तो मैं उत्तम रंग वाला हो गया हूँ। इसकी सहायता से मैं क्यों न जंगल के दूसरे जानवरों को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करूं। उसने जंगल के जानवरों को बुलाकर कहा, रात को वन देवी ने मुझे नीला रंग देकर अपने हाथों से जंगल का राजा बनाया है। आज से सभी मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। सभी जानवर उसका विशेष रंग देखकर
उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। एक दिन संध्या के समय सभी गीदड़ एक स्वर में चिल्ला रहे थे, जिससे नीला गीदड़ भी स्वभाव के अनुसार हुआ हुआ करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर दूसरे जानवर समझ गए कि यह एक मामूली गीदड़ है। और एक प्रश्न बेटा इस कहानी के बाद, गीदड़ के नीले रंग होने का कारण था। बताइए क्या कारण था गीदड़ नीला हो गया? तो आप जानते हो बेटा, नील के बर्तन में गिरने के कारण। आप जानते हो बेटा, गीदड़ नील के बर्तन में गिर गया, जिससे वह नीले रंग का हो गया था। ठीक है बेटा, तो ये गीदड़ की कहानी थी, छोटी सी कहानी है। इस कहानी को आप अपनी कक्षा में अपने शब्दों में भी सुना सकते हो। तो बेटा ये हमारा अभ्यास दिवस 1 का यहाँ पर समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ कुछ बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि आप हमारा ये वीडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले से और किस तहसील से आप हमारा वीडियो देख रहे हो। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।